हेलो बच्चों, हे एवरीवन, हेलो बच्चों, वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन बायोलॉजी वन शॉट। दिस इज योर अमृता मैम, बायोलॉजी वाली मैम। बच्चों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 2। पिछले सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पोर्शन देख लिया था। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, क्यों हमारी बॉडी को लाइफ प्रोसेसेस चाहिए है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए क्या क्या लाइफ प्रोसेस लगती है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड एक्सक्रीशन हो गया। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में लाइफ प्रोसेसेस का कैसे डिफरेंस देखा जाता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर अप कर ली थी। अब आज हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं हमारी लाइफ प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक्चुअली देखा जाए तो इट इटसेल्फ इज वेरी वेरी बिग टॉपिक, पर हम लोग जो कवर करने वाले हैं उसमें मैं आप लोग को बता दूं हम किस तरीके से इसको पार्ट्स करके कवर करेंगे। सो न्यूट्रिशन जो है बच्चों, ये देखा जाए तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर काफ़ी वास्ट चीज़ें कवर अप होती हैं अगर हम 11th के लेवल पे देखते हैं तो। पर हम क्योंकि अभी राइट नाउ क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं और फाउंडेशंस, बेसिक्स और आगे जाके हमें ये चैप्टर आ सकता है नीट एग्जामिनेशन में, 11th में तो कैंसिल हो गया ये, तो हम इसीलिए इसको 10th क्लास प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा फाउंडेशन लेवल तक कवर करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। जिसमें से कि बेसिकली क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन में बनते हैं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं तुम्हारे इस चैप्टर में कवर करवाने वाली हूँ, एक एक लाइन कवर हो जाएगी बच्चों। तो आप लोग जैसे ही ये मैं पढ़ा देती हूँ, आफ्टर दैट आई वांट यू ऑल टू रिवाइज एनसीईआरटी सो दैट आपको पता चल जाए कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं एंड आप लोगों को वो समझ में आ गया है या नहीं आया है। तो हमारा 5.2 पोर्शन जो है इसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर दो मेजर बाइफर्केशंस दिए हुए हमें एनसीईआरटी ने। एक दे रखा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और एक दे रखा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है ये इतना मेन पोर्शन हम कवर अप करेंगे, बेसिकली न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट्स स्पेशली और बेसिक डिटेलिंग अबाउट द न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बच्ची वॉक करके जा रही है कहीं पर, या आप देख पा रहे हैं कि एक पर्सन साइकिलिंग कर रहा है। तो ये दोनों ही केसेस में क्या इन दोनों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी लगेगा। क्या इनकी बॉडी में एनर्जी होगी तो ही ये ऐसे वॉक कर पाएंगे, अदरवाइज क्या ये वॉक कर पाएंगे बिना एनर्जी के, तो हम बोलेंगे नो। देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देम टू वर्क, वी विल बी सेइंग इट इज एज एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। Adenosine triphosphate is basically the energy currency of any living organism of any cell, ठीक है। तो ATP के बिना तो ये काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, गाना नहीं गा सकते, खाना नहीं खा सकते, जो भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये वॉकिंग स्टेज में है, मूवमेंट स्टेज में है, लोकोमोटरी स्टेज में हमें दिख रहे हैं। एक बंदी सिर्फ बैठी हुई है और स्काई को निहार रही है, ना चल रही है ना कुछ, आराम से बैठी हुई, जस्ट वॉचिंग द स्काई, ठीक है, एंड थिंकिंग समथिंग इन द माइंड, वेदर शी इज रिक्वायरिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग दैट। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो क्या ज़रूरत है उसे एनर्जी की? कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जब हम रेस्टिंग स्टेट में भी है, क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, सेल में कंटिन्यूअसली एनर्जी फॉर्मेशन चलते रहते हैं। हम चुपचाप बैठे हैं पर हमारा हार्ट नहीं, हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली थॉट्स लेके आ रहा है, हमारी किडनीज कंटिन्यूअसली यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। अगर हमने खाना खा रखा है तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल उसे डाइजेस्ट कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, एसिमिलेट कर रहे हैं हमारे सेल्स, और जाने क्या क्या हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली चलता रहता है बच्चों। So all these things which are going on inside the body, it's not necessary for me to move. मैं लोकोमोट करूँगी, मूव करूँगी तो ही मुझे एनर्जी चाहिए, ऐसा नहीं है। जिंदा है तो एनर्जी चाहिए है, ठीक है, भले ही आप रेस्ट कर रहे हो तो भी। तो रेस्टिंग स्टेज में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है। तो हमने ये बात समझी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हमें दो पर्टिकुलर स्टेट्स में है, लिविंग स्टेट में है, लिविंग
मूविंग स्टेज में है, लिविंग, नॉन मूविंग, रेस्टिंग फेज में भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और एनर्जी को प्राप्त करना कहलाता है न्यूट्रिशन। आप एनर्जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन न्यूट्रिशन एज व्हाट? वी कैन से the nutrition process involves intake of nutrients from the outside environment or synthesizing the nutrients inside the body itself। क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो न्यूट्रिशन का तरीका सब में डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऑब्वियसली प्लांट्स जो है उनके अंदर न्यूट्रिशन का मोड डिफरेंट होना चाहिए, एनिमल्स में डिफरेंट होना चाहिए, फंगस में डिफरेंट, बैक्टीरिया में डिफरेंट, सभी ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन का मोड डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो वी कैन से न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ acquiring nutrients ठीक है, which could be either synthesis of these nutrients inside the body of an individual or it could be acquiring them from outside। न्यूट्रिशन इसी हिसाब से हम जब पढ़ने जाते हैं तो हमें पता चलता है न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, acquiring of nutrients और न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बट देयर आर टू मेजर मोड्स। तो क्या वो मेजर मोड्स हैं हम ये समझते हैं। तो पहला मेजर मोड आता है हमारे पास में न्यूट्रिशन को एक्वायर करने का एक तरीका, वो है अपना खाना स्वयं बनाइए। ठीक है, मीनिंग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि क्या मैं मेरा खाना खुद बनाती हूँ, तो मैं बोलूँगी हाँ हो सकता है, मैं किचन में जाती हूँ, मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ, तुम भी बना लेते हो, लेकिन ये खाना हम अपनी बॉडी के अंदर बना रहे हैं क्या? नो। तो अगर हम अपनी बॉडी के अंदर बना पा रहे होते तो मैं बोलती कि हम ऑटोट्रॉफिक हैं, पर राइट नाउ हम बाहर बना रहे हैं। कुकिंग समथिंग आउटसाइड will never be counted as autotrophic mode of nutrition। ऑटो मतलब कि सेल्फ, ट्रोफोस मतलब कि न्यूट्रिशन, preparing the food for yourself inside your own body will be called as autotrophic mode of nutrition। ठीक है, तो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो, ट्रोफोस, सेल्फ, न्यूट्रिशन, अपने खाने को खुद बना रहे हैं बॉडी के भीतर अंदर। It is the nutrition in which organisms manufacture their own food। ठीक है, अब खाने को बनाना है तो बेसिकली मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक बात समझाई थी कि खाना या न्यूट्रिशन हमने कितने सारे फॉर्म्स में देखा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि न्यूट्रिशन जो है इसके मुझे कई सारे फॉर्म्स मालूम है। फूड सोर्सेज जब मैं बात करती हूँ तो न्यूट्रिशन और फूड सोर्सेज वी कैन से देम एज कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट या लिपिड्स, ये सारे हो सकते हैं। तो ये सारे न्यूट्रिशन के या फूड के जो सोर्सेज की बात मैं कर रही हूँ, इन सभी के अंदर हमने एक खास बात देखी थी दैट दे आर ऑल द कंपाउंड्स व्हिच आर रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मिनिमली दे विल बी हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन मिनिमली। इसके अलावा भी कई चीज़ें इसमें होंगी, पर कार्बन और हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों के तीनों जो हैं ये सब के सब हैं ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब द कंपाउंड्स रिच इन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। ठीक है, तो दीज आर ऑर्गेनिक फूड। ऑर्गेनिक फूड विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम व्हाट? दिस इज मेड आउट ऑफ इनऑर्गेनिक फूड या इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, सॉरी नॉट फूड। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से मिलकर बने हैं ये ऑर्गेनिक फूड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्स ऑर्गेनिक फूड। तो बच्चों ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो हम बोलेंगे CO2 हो सकता है, H2O हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो वी कैन से NH3 हो सकता है, कुछ भी और हो सकता है, HCN हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम एक्सेट्रा लिख देते हैं यहाँ पर। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिक फूड को। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलकर बना रहे हैं ऑर्गेनिक फूड को। ऐसे कौन करता है? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करवा ले वो होते हैं हमारे प्यारे प्यारे से प्लांट्स, हरे भरे
ग्रीन प्लांट्स जिन्हें हम परोपकारी बोलते हैं, क्योंकि वो इतना सारा खाना हमें बना के देते हैं और हम वो खाना आसानी से खा जाते हैं। एंड आसानी से खाने के साथ साथ में हम जज भी कर लेते हैं कि ये फ्रूट मीठा नहीं था, लेकिन हम उसकी मेहनत को भूल जाते हैं। जिसने इसको फ्रूट को बनाया है वो है प्लांट। कितना मेहनत से उसने कंटिन्यूसली धूप में खड़े रह के, जिस ज़मीन में हमने पानी भी नहीं छोड़ा है वहाँ से पानी एक्सट्रैक्ट करके उसने हमें वो फ्रूट बना के दिया। ठीक है, तो आप जब भी एक भी बाइट किसी भी फूड का खाएं, हमेशा उस फूड को थैंक्स बोलें, उस प्लांट को थैंक्स बोलें जिसने कि आपको वो फूड बना के दिया है। एनीवेज, तो हम आते हैं CO2 एंड वाटर। CO2 एंड वाटर will be uniting to form carbohydrates in the case of plants, also uniting to form other compounds like proteins वगैरह। पर हम जनरली जब बात करते हैं प्लांट के न्यूट्रिशन मोड में, तो अपन कार्बोहाइड्रेट कैसे बना रहे हैं ये जान लेते हैं बस, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर कंसिडर्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एकदम से हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है, कभी कोई इंसान अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो अगर हम बाहर से खाना नहीं लाते तो हमारा क्या होगा? तो मैं बोलूँगी कि मैं जाके धूप में खड़ी हो जाती हूँ थोड़ी देर, गार्डन में बिना चप्पल पहने, ज़मीन में, सॉइल में, मिट्टी में पानी डाल लेती थोड़ी देर। सो व्हाट विल हैपनिंग? मेरे पे लीव सूख जाएंगी, ऐसे कुछ तो है नहीं। ठीक है, या मेरे खाना खुद बॉडी में बन जाएगा? नॉट पॉसिबल। आई हैव टू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड डेफिनेटली। मुझे बाहर से खाना लेना ही पड़ेगा। एंड ऐसा करने के लिए मैं ये समझ चुकी हूँ कि मैं अपना खाना कभी भी खुद बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर सकती। आई एम dependent on plant or any other animal for obtaining my nutrition. This is called as heterotrophic mode of nutrition. Hetero मतलब होता है different, different किसी और पे dependent है इसलिए different बोल दिया। Trophos मतलब nutrition, trophos मतलब होता है nutrition। ठीक है, तो it is a nutrition in which organisms feed upon high energy organic molecules already pre-synthesized by some or the other plants, ठीक है, or animals. So we can say feed upon high energy organic molecules, that is plant or animal. ठीक है बच्चों, क्या ये बात सबको समझ में आई है? अब हम आते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या और तरीके हैं, किस तरीके से खाना बनाया जा सकता है, किसकी मदद से खाना बनाया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट्स कर सकते हैं। ग्रीन प्लांट्स के अलावा कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं अपना खुद खाना बनाना, ऑटोट्रॉफिक नेचर के हो सकते हैं। अभी बात आती है यहाँ पर कि किस सोर्स ऑफ एनर्जी की मदद से वो अपनी बॉडी में खाना बना पा रहे हैं। जैसे कि प्लांट को मैंने कहा, तो प्लांट तो सनलाइट सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहा है, क्लियर बात है। वो पानी लेता है सॉइल से, CO2 लेता है एटमॉस्फेयर से, CO2 और वाटर को कंबाइन करता है, बनाता है कार्बोहाइड्रेट। किसकी मदद से? सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर का। फोटो मतलब कि लाइट, ऑटो मतलब कि अपने आप, ट्रोफोस मतलब कि न्यूट्रिशन। लाइट के प्रेजेंस में अपने आप खाना बनाना कहलाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, और केमिकल की प्रेजेंस में अपने आप खाना बनाना कहलाता है कीमो ऑटोट्रॉफिज्म या कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो मतलब कि केमिकल्स की प्रेजेंस में। अब मैंने क्या बोला, यार मैं कंपाउंड है, इसको ऑक्सीडाइज कर देती हूँ मान लो, ठीक है, या इस कंपाउंड को ब्रेक कर देती हूँ, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर कुछ एनर्जी लिबरेशन की प्रोसेस हो रही है, वो एनर्जी मैं कैच कर लूँगी और मैं दो कंपाउंड को जोड़ने के लिए उसका इस्तेमाल कर लूँगी। बात समझ में आ रही है? मतलब मैं क्या करना चाहती हूँ, एक केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी है उस एनर्जी को लेना चाह रही हूँ और जो कंपाउंड्स मैं जोड़ना चाहती हूँ वो मैं जोड़ दूंगी और मेरा नया कंपाउंड मैं बना दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिज्म, जहाँ पर केमिकल्स के बॉन्ड मेकिंग या ब्रेकिंग प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ज्वाइन किया जा रहा है ताकि एक ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस बन सके इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो क्या डिफाइन करेंगे हम कीमो ऑटोट्रॉफिज्म के बारे में? इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मैन्युफैक्चर द फूड by taking energy from oxidation of some chemicals
एग्जाम्पल मीथेन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। मीथेन बैक्टीरिया और सल्फर बैक्टीरिया इस तरीके से अपना खाना बनाते हैं जैसे कि यहाँ पर अभी लिखा हमने, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो किसी न किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेंगे और उस एनर्जी की हेल्प से वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज में आर्की प्रिमिटिव बैक्टीरियाज आते हैं। प्रिमिटिव बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल हैं सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे बैक्टीरियाज कैसे हैं, प्रिमिटिव बैक्टीरियाज हैं। जब अर्थ फॉर्म हुई थी ना बच्चों, तब जो ऑर्गेनिजम्स पृथ्वी पे पहली बार फॉर्म हुए वो ऑर्गेनिजम्स कीमो ऑटोट्रॉफिज्म मोड से खाना बनाना जानते थे, और उसके एग्जाम्पल्स होते हैं मीथेन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जो कि आज भी ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है जहां पर आम इंसान कभी जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करना जानते हैं, क्योंकि वो जब बने थे अर्थ पे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द अर्थ्स फॉर्मेशन वी कैन से, तब वो ऐसे ही कंडीशन में सरवाइव कर रहे थे। तो आज भी जानते हैं वो ऐसा करना, ठीक है। तो ये हुआ कीमो ऑटोट्रॉफिक नेचर। फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मैन्युफैक्चर द फूड बाय टेकिंग द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स था, यहाँ पर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, एग्जाम्पल में ब्लू ग्रीन एल्गे भी आ जाती हैं। ब्लू ग्रीन एल्गे का मतलब क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है वो। तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे नहीं है, मैं लिख देती हूँ ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगे। अलगे नहीं है ये, एक्चुअली में ये साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन इसका नाम कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गे कहा जाता है। इसे होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसमें कि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, इसके कारण से ये भी ग्रीन अपीयर करता है। तो देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या ज्वाइन कर रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंट विथ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in the presence of sunlight. This sunlight will be trapped by the chlorophyll molecules present inside the plant. Energy will be fixed to combine these two inorganic substances and form one organic food, C6H12O6, जिसका नाम है ग्लूकोज। और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन लिबरेट होती है और वाटर लिबरेट होता है। ये बाई प्रोडक्ट O2 जो है ये एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाती है और हम इसको ब्रीद इन कर लेते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि प्लांट्स क्यों इतने परोपकारी हैं, बिकॉज वो हमें जिंदा रहने के लिए O2 भी दे रहे हैं, मतलब कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम सभी उनसे मांग रहे हैं, खाना भी, ऑक्सीजन भी, और थैंकफुली प्लांट्स के कारण ही बारिश भी होती है, मतलब कि पानी भी। तो इनडायरेक्टली वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स कंप्लीटली, ठीक है। इतना सब लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वो है हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक में मैंने क्या बोला, खाना के लिए किसी और पर डिपेंडेंसी है, किसी प्लांट पे है, किसी एनिमल पे है। अब मैं तुमको पहला केस बताती हूँ। मैं चाहूँ तो एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद अपनी बात करती हूँ, तो आई कैन ईट कैबेज इन द फॉर्म ऑफ सैलड ऑल्सो। कैबेज को मैं काट के, पत्ता गोभी को काट के सलाद के फॉर्म में खा सकती हूँ। आई कैन ईट carrots in the form of salad also. Now it could be a possibility for me कि मैं कैरेट पूरी खा जाऊँ, या मैं उसे काट के खाऊँ, या मैं उसे कच्चा खा लूँ, या मैं उसे पका के खाऊँ, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर अपनी बात कर रही हूँ तो मैंने ह्यूमन के रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल दिया। एक एग्जाम्पल मैं लायन के रिस्पेक्ट में देती हूँ। तो एक लायन है, वो रैबिट को पूरा भी खा सकता है या फिर रैबिट का कोई पार्ट भी खा सकता है, ठीक है। एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है, तो वो बहुत बड़े से एनिमल को पूरा भी खा सकता है, या कोई ऑर्गेनिज्म जैसे कि बर्ड्स हैं वो सिर्फ पार्ट्स ही खाते हैं। तो जब भी हम किसी भी फूड का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हम कोई पार्ट खा रहे हैं या होल खा रहे हैं या रॉ खा रहे हैं या पका के खा रहे हैं, ये सब क्यूमुलेटिवली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में समा जाता है, ठीक है। इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स एनगल्फ सॉलिड फूड ईदर इन पार्ट और होल ऑफ इट। It will be, examples can be protista के members and human and other animals, ठीक है। तो अमीबा भी इसमें आ जाएगा बच्चों। अमीबा भी क्या करता है, बैक्टीरिया आता है उसके पास में, तो अमीबा पूरा का पूरा बैक्टीरिया खा जाता है,
ठीक है, एनगल्फ कर जाता है उसको, तो वो हुआ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन सबको क्लियर होनी चाहिए। 3 बातें अपन यहाँ करेंगे, प्लांट को खा सकते हैं, एनिमल को खा सकते हैं, पार्ट खा सकते हैं, पूरा खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, ये सब अगर हम कर सकते हैं तो हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं। इनमें से कोई एक भी कर सकते हैं तो भी हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं। तुम बोलोगे मैम अमीबा कहाँ से खाना पका के खाएगा, मतलब कि एनी ऑफ दीज थिंग्स इफ वी आर डूइंग देन इट इज काउंटेड अंडर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोरोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये केस में क्या होता है कि किसी लिविंग प्लांट या किसी लिविंग एनिमल को खाते नहीं हैं, बल्कि डेड एनिमल्स के ऊपर अपने एंजाइम्स लिबरेट कर देते हैं, डेड प्लांट्स पे अपने एंजाइम्स लिबरेट कर देते हैं और उनके ऑर्गेनिक फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं और उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, खाना खाया नहीं है, एंजाइम शरीर के बाहर ही लिबरेट कर दिए हैं डेड एंड डिकेइंग फूड पे, उसको बाहर ही ब्रेक डाउन कर दिया है और बाहर से ही न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लिया है। ये होता है सैप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जोइक बोलते हैं तो एनिमल, फाइटिक बोलते हैं तो प्लांट। ठीक है, लेकिन सैप्रोट्रॉफिक बोलेंगे तो दोनों काउंट हो गया। समझ में आई बात? सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला मैंने तो डेड एंड डिकेइंग प्लांट, डेड एंड डिकेइंग एनिमल भी काउंट हो गया। जोइक बोला तो सिर्फ एनिमल काउंट हो, फाइटिक बोला तो सिर्फ प्लांट काउंट हो। जनरली ऐसा होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं इन सभी टर्म्स को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो, तो इट इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स इंजेस्ट डाइजेस्टेड फूड, कहाँ डाइजेस्ट हुआ? बॉडी के बाहर हुआ, ऑफ डेड एंड डिकेइंग फूड, एग्जाम्पल डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। ये क्या करते हैं? बाहर ही एंजाइम्स लिबरेट कर देते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं बाहर और अब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को। एंड फंगस भी आएगी यहाँ पर, इसलिए मैं लिख रही हूँ एंड फंजाई। ठीक है, एंड बैक्टीरिया, सम ऑफ द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज आर सैप्रोजोइक एंड बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज एंड फंजाई। ठीक है, फिर आता है पैरासाइटिक। कोई कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म को के ऊपर या अंदर रहना पसंद करते हैं और उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे दिमाग में है। हम एग्जाम्पल लेते हैं एस्केरिस को या टीनिया को। तो बच्चों कई सारे ऐसे वर्म्स होते हैं जो कि प्लांट्स के साथ में या फीकल मैटर के थ्रू हमारे फूड में आ जाते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में आते हैं और हमारी इंटेस्टाइन में रहना चालू करते हैं, वहाँ पे एग्स देते हैं, वहाँ पे बढ़ते हैं नंबर में, वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, हमारे इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। इसके कारण से हम कमज़ोर हो जाते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं हमारी बॉडी में। उनका इंटेंशन कभी भी हमें मारना नहीं होता। पैरासाइटिज्म का इंटेंशन कभी भी पैरासाइट होस्ट को मारना नहीं चाहता है, वो होस्ट की बॉडी में रहना चाहता है, न्यूट्रिशन खाना चाहता है, मज़े करना चाहता है, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पे क्योंकि होस्ट वीक हो जाता है, उसके खुद के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, कई बार पैरासाइटिज्म से होस्ट को नुकसान इतना हो जाता है कि होस्ट मर भी सकता है, बट इट इज गोइंग टू बी समटाइम्स ओनली। और इसमें किसका दोष नहीं है? पैरासाइट का दोष नहीं है। दोष किसका है? अपना है। हमने खराब वेजिटेबल्स खा लिया, हमने बिना वॉश करे फ्रूट्स खा लिए, हमने स्ट्रीट फूड खा लिया, ये हमारी मिस्टेक है बच्चों। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms lives upon other living organism for its food. Example can be Taenia solium, ये भी इंटेस्टाइन में रहता है हमारे जाके, एस्केरिस ये भी इंटेस्टाइन में रहता है हमारे, लिवर फ्लूक ये गोट में रहता है, गोट के लिवर में। ठीक है, चौथा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स म्यूचुअली साथ में रह रहे हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, दोनों एक दूसरे का कुछ ना कुछ फायदा कर रहे हैं तो आराम से रह रहे हैं। जैसे कि मैं हमारी बात करूं तो हमारी बॉडी में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया रहता है हमारे इंटेस्टाइन में। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो है हमें बदले में बना के देता है कुछ विटामिन्स, विटामिन B1, B2, B12, विटामिन K, ये हमें बना के दे रहा है और बदले में हम क्या दे रहे हैं इसे? हमारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और रहने के लिए जगह दे रहे हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी। इन दिस association of two organisms in which they take food from each other and mutually benefit करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया एंड रैबिट, ये भी एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। और हम अपनी बात करें तो ई कोलाई लिविंग इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो समझ क्या आया? इसमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं,
एक होता है ऑटोट्रॉफिक, प्रिपेयरिंग द फूड सिंथेसाइज्ड इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ, हेट्रोट्रॉफिज्म, डिपेंडेंस, ठीक है, ऑन फूड फ्रॉम ऑब्टेन फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म. Photo autotrophism, chemo autotrophism can be examples of autotrophic mode of nutrition, and holozoic mode of nutrition, saprotrophic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition and symbiotic mode of nutrition can be the examples of the heterotrophic mode of nutrition. ठीक है, अच्छा, तो इतना हमने पढ़ा. अब हम लोग आते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर. तो यहाँ पे क्या दिखता है? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जब अपना खुद खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये फॉलो कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिज्म या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसमें क्या दिखता है? ग्रीन प्लांट है, सनलाइट से एनर्जी ले रहा है. ये सनलाइट को कैप्चर करने के लिए प्लांट के पास में कुछ होना चाहिए. प्लांट के पास में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. और क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये अब्सॉर्ब करता है एनर्जी को. फ्रॉम सनलाइट. ठीक है, तो एक तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई यहाँ पर, वो है एनर्जी. दूसरी रिक्वायरमेंट देखते हैं. दूसरा रिक्वायरमेंट है यहाँ पर प्लांट को बनाना है खाना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिला के, तो CO2 चाहिए होगी उसको. तो CO2 ये रही, ये CO2 वो लेगा कहाँ से? एटमॉस्फेयर से लेगा. ठीक है, तीसरी बात क्या है? तो हम बोलेंगे तीसरी बात ये है कि प्लांट जो है उसको पानी भी चाहिए होगा और काफ़ी सारे और मिनरल्स भी चाहिए होंगे फूड बनाने के लिए. सिर्फ CO2 और वाटर से काम नहीं होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए. तो ज़मीन में जो पानी है वहाँ पर ये मिनरल्स भी प्रेजेंट है, तो वाटर एंड अदर मिनरल्स को ये अब्जॉर्ब करेगा. तो ये वाटर एंड मिनरल्स हो गया, हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी हुई. ठीक है, और चौथी क्या है? तो हम बोलेंगे कि जो फोर्थ है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, 3 ही लिखी यहाँ पे, नहीं, फोर्थ हमारी सनलाइट है. सनलाइट को हमने मेंशन नहीं किया, तो फोर्थ हमारा हो जाएगा सनलाइट. तो सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड वी कैन से वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, नंबरिंग सही नहीं लग रही है मुझे, आप लोग समझिए इसको कि सनलाइट, CO2 और इसके बाद में मिनरल्स एंड वाटर एंड इसके अलावा लास्ट में क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल. ठीक है, ओके. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. तो ये 4 प्री रिक्वेस्ट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये केओस नहीं चाहते अपन. पहला हमारे को चाहिए एनर्जी फ्रॉम सन, या सनलाइट. दूसरा हमें चाहिए है क्लोरोफिल. तीसरा हमें चाहिए है CO2. चौथा हमें चाहिए है वाटर. मेनली अदर मिनरल्स भी चाहिए हैं, पर ये मेनली 4 चीज़ें चाहिए हैं. प्लांट्स इस तरीके से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हेल्प से. ठीक है, और जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से ग्लूकोज बनता है. सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 combines with 12 molecules of H2O in the presence of sunlight. This sunlight, since it is captured by the chlorophyll in the presence of chlorophyll, yielding glucose C6H12O6. ठीक है, तो यहाँ से 6 मॉलिक्यूल्स हमने लिए थे, तो हमारे पास यहाँ तो 6 CO2 लिखे थे. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर आपके पास सिर्फ C6 लिखा है, मतलब 6 कार्बन अभी बाकी हैं. वो बाई प्रोडक्ट में आपको कहीं ना कहीं नजर आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए बच्चों? आने चाहिए? नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमने सारे ले लिए हैं, 6 के 6 कार्बन ले लिए, लेकिन 12 ऑक्सीजन थे. तो क्या आपको बाई प्रोडक्ट में O2 नजर आना चाहिए? डेफिनेटली. तो आपको यहाँ पर देखो ये O2 नजर आ रहा है. तो बेसिकली इस रिएक्शन को बैलेंस करके देखोगे आपको समझ में आएगा. पूरी बैलेंस रिएक्शन है. 6 CO2 प्लस 12 H2O विल बी यील्डिंग C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस
6H2O, जहां पर आपका O2 विल बी एक्टिंग लाइक अ बाय प्रोडक्ट, नॉट यूजफुल। थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेंगे रेस्पिरेशन में, पर ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत सारा बच जाएगा, उसको बाहर फेंकना चाहेंगे। तो प्लांट CO2 को बाहर से लेते हैं और O2 को बाहर करते हैं, अपने से बाहर करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट ये प्रेजेंट कहाँ होता है। तो मान लो कि ये प्लांट है, इसकी एक लीफ मैंने देखी, तो अभी मैं लीफ का सेक्शनल व्यू देख रही हूँ बच्चों। तो ये लीफ का अपर हिस्सा है और ये लीफ का लोअर हिस्सा है, ठीक है, नीचे की तरफ का। अच्छा, अभी हम जब डायग्राम देख रहे हैं तो ये मैं अपर साइड यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, अपर एपिडर्मिस, ये देखो, ये है अपर एपिडर्मिस, मतलब यहाँ की है, और ये लोअर एरिया जो है ये लोअर एपिडर्मिस यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, ओके। अब आप देखो प्लांट की जो लीफ है, इसमें अपर एपिडर्मिस में जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये तो एकदम सिंपल सेल्स दिख रहे हैं मुझे। इनके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल लाइनिंग भी है, जिसके कारण से वाटर का लॉस नहीं होता। यहाँ से वैक्सी क्यूटिकल प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, क्योंकि इसके कारण से ये पानी को ऊपर की सरफेस से लॉस होने से बचाती है। तो इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसीलिए प्रिवेंट करती है वाटर के लॉस को। अच्छा, अब अपर एपिडर्मिस हो गई, प्रोटेक्टिव नेचर की लेयर हो गई। अपर एपिडर्मिस कैसी है, प्रोटेक्शन का काम करेगी। फिर इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है कुछ सेल्स की लेयर, ये दिख रहे हैं बड़े बड़े इलोंगेटेड सेल्स। इन इलोंगेटेड सेल्स को हम लोग बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं प्लांट के। और आपको गोल गोल सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, ये नीचे, ये है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये भी पैरेन्काइमा के सेल्स हैं बच्चों। इन दोनों में, पैलिसेड पैरेन्काइमा में भी और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में भी, आपको ढेर सारे ये ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये रहे, ये क्या चीजें हैं, ये हैं सेल ऑर्गेनल्स जिनका नाम है क्लोरोप्लास्ट। जब मैं एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट को जूम करके देखती हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिनली स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा है, ऐसा दिखता है ये। तो एक क्लोरोप्लास्ट का जूम्ड आउट व्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में ओरिजिनली क्या दिखता है, तो हर एक क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि ढेर सारी मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक तो आपको दिख रही है आउटर मेम्ब्रेन, फिर आपको दिख रही है एक इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ी सी स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, और इस स्पेस को मैं बोलूंगी आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन के भीतर की साइड पे काफी सारी स्पेस दिख रही है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इनर कंपार्टमेंट की स्पेस को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। इस इनर कंपार्टमेंट के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे स्टैक्स प्रेजेंट है थाइलेकॉइड्स के। जैसे कि कैरम खेलते हैं अपन, तो कैरम बोर्ड की जो आप मतलब खेलने के लिए जो रहते हैं, हम उसको हिंदी में गोटियां बोलते हैं। तो कैरम बोर्ड की गोटी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा रही है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है ये स्टैक। हर एक कैरम बोर्ड की गोटी को हम थाइलेकॉइड बोल रहे हैं, लेकिन जब ग्रुप में जमा दे रही हूँ एक के ऊपर एक, तो मैं उसको ग्राना बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एक एक को थाइलेकॉइड बोल रहे हैं। ये एक थाइलेकॉइड है, ये एक थाइलेकॉइड है, ये एक थाइलेकॉइड है, ये एक थाइलेकॉइड है। सब थाइलेकॉइड जो है इनको कंबाइनली क्या बोल देंगे हम, तो हम बोलेंगे ग्रैनम। ये देखो, ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, ये एक ग्रैनम है, 4 ग्रैनम है। सारे ग्रैनम को इकट्ठा मेरे को कुछ बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ग्रैना बोलूंगी। सारे के सारे ग्रैनम इकट्ठे मिलकर क्या कहलाएंगे, ग्रैना कहलाएंगे। तो इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्या क्या स्ट्रक्चर में मालूम पड़ा आप लोगों को, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिखेंगे। अभी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेसिकली क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर इट कंटेन्स व्हाट ऑल थिंग्स, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन,
बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं अपन? आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन के भीतर क्या प्रेजेंट है? पूरा का पूरा जो स्पेस है उसको हम क्या बोल देंगे? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो हम बोलेंगे स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स कॉल्ड एज ग्रैनम। ये सिंगुलर हो गया, और प्लूरल क्या बोलते हैं इसे? ग्रैना। ये प्लूरल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स के बीच बीच में आपको ऐसे दिख रहा होगा कि कनेक्शंस भी प्रेजेंट है। ये एक स्टैक ऑफ थाइलेकॉइड मतलब कि ग्राना को दूसरे ग्राना से कनेक्ट करने वाली एक लेयर दिख रही है बीच में, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। इन लेयर्स के भी हम नाम देते हैं। इन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमल लैमेले कनेक्ट्स ग्रैनम with each other। मतलब कि एक थाइलेकॉइड को दूसरे थाइलेकॉइड से ज्वाइन करवाने के लिए स्ट्रोमल लैमेले भी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, बीच की स्पेस आउटर कंपार्टमेंट, इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बहुत सारे थाइलेकॉइड स्टैक्ड, हर एक थाइलेकॉइड के स्टैक को बोलेंगे ग्रैनम। ग्रैनम आपस में बहुत सारे हैं तो ग्रैना। ग्रैनम आपस में कनेक्टेड है तो स्ट्रोमल लैमेले। ये सब इसको हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर नहीं बनाई है इन्होंने, वो ये है कि इस स्ट्रोमा में बच्चों एक डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और इस डीएनए को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। और ये डीएनए जो है ये बैक्टीरिया के जैसा डीएनए होता है। इट इज अपियरिंग लाइक बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरिया के डीएनए की तरह नजर आता है। साथ ही में यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं 70S राइबोसोम्स। जब आप लोग क्लास 11th में आएंगे तो आप लोग जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे अरे हमने ये सारा का सारा पोर्शन 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी है जो हम 11th में भी करते हैं। इस पोर्शन पे से क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये वाली चीज़ को डिटेलिंग कर लिया, ठीक है। तो ये पूरा लीफ का जो स्ट्रक्चर है आपको समझ में आ गया। लीफ का सेक्शनल व्यू देख रहे हैं, टिश्यूज कैसे अरेंज्ड है। अपर क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी क्यूटिकल ताकि पानी का लॉस नहीं हो। अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैलिसेड पैरेन्काइमा लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं कॉलम शेप के, उनके नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि स्मॉल शेप के होते हैं कंपैरेटिवली। इन दोनों के अंदर बहुत सारी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। हर एक क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। हर एक थाइलेकॉइड में ढेर सारी मात्रा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल है ना बच्चों, ये थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, सबसे लोअर एपिडर्मिस को जो अपन देखते हैं बच्चों, तो लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस के जैसे इंटैक्ट नहीं है, बल्कि बीच बीच में स्पेसेस बन रही हैं। देखो ये स्पेस दिख रही है। लोअर एपिडर्मिस में जो ये स्पेसेस बन रही हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटल अपर्चर जो है इसकी मदद से CO2 अंदर एंटर करता है और O2 बाहर लीव करता है। ये हो गया स्टोमाटल अपर्चर, स्टोमाटा, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन योर NCERT। आप इसको बहुत इजीली समझ गए होंगे अब। ओके, तो हाउ द फोटोसिंथेसिस विल बी टेकिंग प्लेस नाउ। NCERT के अंदर हमें 3 स्टेप्स में दे रखा है। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से वो सब स्टेप्स यहाँ पे समझा दिए हैं। एक बार भी देखोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारे डायग्राम किस चीज़ का है? क्लोरोप्लास्ट का है। अभी हमने समझा ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, थाइलेकॉइड्स, ग्रैनम, ठीक है। और ये पूरा स्पेस स्ट्रोमा है ना। उन्होंने सिर्फ एक ही ग्रैनम बना के दिखा है, बहुत सारे बनाते तो आपको जगह नहीं मिलती है समझने के लिए, इसलिए। हालांकि होंगे बहुत सारे ग्रैनम, ठीक है। तो सनलाइट आई, जैसे ही सनलाइट आती है बच्चों, सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि सनलाइट जैसे ही फॉल होती है वैसे ही ये थाइलेकॉइड्स में प्रेजेंट क्लोरोफिल जो है ये इस सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। तो सनलाइट जैसी आई प्लांट्स के ऊपर गिरी सुबह सुबह, वैसे ही प्लांट्स के क्लोरोफिल पोर्शन जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है
थाइलेकॉइड में प्रेजेंट है, उन्होंने सनलाइट को ऑब्जॉर्ब कर लिया, सबसे पहला काम ये हुआ। ठीक है, जैसे ही सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया तो एनर्जी मिल गई, इस एनर्जी की मदद से वो क्या करेंगे, तो अब वो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में करने वाले हैं, मतलब ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करके अब वो ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे जो कि केमिकल एनर्जी कहलाएगी। कैसे करेंगे, सनलाइट जो कि क्लोरोफिल ने ऑब्जॉर्ब करी है, उस सनलाइट को की मदद से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, वाटर का ब्रेक डाउन करेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर दिया इन्होंने, मतलब कि H2O को स्प्लिट कर दिया है, किस में, H2 प्लस O2 में। ठीक है, 2H2 प्लस O2 मतलब इन्होंने बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर दिया, ऑक्सीजन फ्री हो गया तो ये तो स्टोमाटा से बाहर निकल जाएगा, है ना, लेकिन जो 2H2 है इसका इस्तेमाल अब वो क्या करेंगे, देखो तो अब इन्होंने क्या किया, NADP नाम का एक कंपाउंड आ रहा है स्ट्रोमा से, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन के ऐड करने को बोलते हैं रिडक्शन, तो बेसिकली इन्होंने रिडक्शन कर दिया इसका। ठीक है, और ADP नाम के मॉलिक्यूल में इन्होंने फॉस्फेट जोड़ के उसको ATP बना दिया। तो ये दो काम किए इन्होंने, एक तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP का फॉर्मेशन हो गया और एक NADPH का फॉर्मेशन हो गया, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो गया एक मॉलिक्यूल में, इसका नाम था NADP। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। हालांकि आपके 10th क्लास के लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप NACJS एग्जामिनेशंस देते हैं या आप ऑलरेडी ओलंपियाड्स में अपीयर करने वाले हैं, NSEB का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके स्प्लिट ऑफ वाटर करा, H2 और O2 बनाया, और फाइनली इस हाइड्रोजन की हेल्प से जो कि उन्होंने बनाया है उसको उन्होंने NADPH में जोड़ दिया है। अब ये NADPH जो है ये CO2 को रिड्यूस कर देगा और बनाएगा शुगर। ठीक है बच्चों, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। तो अभी हमने जो ये रिएक्शन देखी थी, आप देखो ये 6 CO2 मॉलिक्यूल्स हैं, इस 6 CO2 में मैंने ऐड कर दिया है हाइड्रोजन, तो जाके मेरे पास बना है C6H12O6। पहले इसमें हाइड्रोजन नहीं था लेकिन अब इसमें हाइड्रोजन है, तो ये एक रिड्यूस्ड कंपाउंड है। ठीक है, तो CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। क्या ये बात समझ में आई है, CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज सिंस इट इज getting addition of hydrogen to form glucose. Whenever there is addition of hydrogen to something, it will be called as a reduction reaction. तो ये 3 phases में reaction complete हुई। ठीक है, क्या क्या phases में हुई है, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब किया थाइलेकॉइड वाले पोर्शन ने, और वहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने करे, फिर वाटर को उन्होंने ब्रेक कर दिया है H2 और O2 में, O2 फ्री हो गया है तो वो प्लांट के बाहर मूव कर सकता है, H2 को NADP के साथ जोड़ के NADPH2 बना दिया है, ADP को ATP बना दिया है, एनर्जी की भी अवेलेबिलिटी करवा दी है, NADPH की भी करवा दी है। ये NADPH अब जाके CO2 को रिड्यूस कर देगा, बनाएगा शुगर। तो 3 स्टेप हो गए। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स आपके NCERT में दिए हुए हैं बच्चों। इन तीनों स्टेप्स को अगर आप एक बार ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ओके, अच्छा अब हम बोलते हैं कि प्लांट CO2 लेते कैसे हैं, पहली बात तो ये देखते हैं। तो प्लांट जो है वो CO2 लेते हैं स्टोमाटा से, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी डायग्राम में दिखाया था कि स्टोमाटा जो है यहाँ से प्लांट CO2 को अंदर लेते हैं और यहीं से O2 बाहर जाता है, लेकिन ये काम होता है दिन में। जब यहाँ से CO2 अंदर जा रहा है, यहाँ से O2 बाहर जा रहा है, प्लांट्स कंटिन्यूअसली पानी का इंटेक करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पानी भी लॉस होकर बाहर जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए कंटिन्यूअसली स्टोमाटा से वाटर का भी लॉस होता रहता है और उस लॉस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमाटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। लेकिन ये चीज कैक्टस जैसे डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास में पानी की वैसे ही अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर उन्होंने दिन में CO2 को लेने की ट्राई की तो पानी भी लॉस हो जाएगा बहुत सारा। इस चीज से बचने के लिए डेजर्ट प्लांट्स जो है वो CO2 को रात के समय लेते हैं, ताकि रात के समय गर्मी नहीं होगी, बाहर ठंड होगी, थोड़ी सी डेजर्ट में ठंडक हो जाती है रात्रि में, और इसके कारण से पानी का लॉस नहीं होगा। सो इफ वाटर विल नॉट बी लॉस्ट, द डेजर्ट्स प्लांट्स विल बी एबल टू सर्वाइव देयर, अदरवाइज तो वो मर ही जाएंगे बिना पानी के। ठीक है,
So desert plants will not be taking CO2 in the daytime, they will be taking the CO2 in the night time. So this is all about today's lecture. इतना हम लोगों ने जो पढ़ा है. In the very next class I will be teaching you all कि क्या क्या ऐसे experiments हैं जिनके बल पे हम ये बता पा रहे होते हैं कि CO2, H2O और ये क्लोरोफिल और सनलाइट ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. So in the next class we will be talking about 4 experiments which will be proving us how these molecules are very important for photosynthesis and how without them photosynthesis cannot take place. Thank you so much for watching today's lecture. Please do like, share and subscribe to this channel, and do not forget to comment after the class whether you like the lecture or not.